हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। एंड हम लोग अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स को धीरे धीरे करके अब खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर पर। इसके और भी पार्ट्स आगे हैं, जैसे कि हमें कुछ वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म्स देखने हैं और अब हमें हमारी कॉमन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना है। नाउ दैट यू नो एवरीथिंग, यू नो द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू नो सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को कैसे आप यूज करते हो, टेंसेस को कैसे यूज करते हो, एंड फर्दर थिंग्स यू नो अबाउट एडजेक्टिव्स एंड इट्स डिग्रीज एंड एटसेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन को हमने कंपाइल करके, ट्रांसलेशंस करके नॉर्मल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख चुके हैं। अब बारी आती है हमारी वोकैबुलरी को एनहांस करने की। तो भाई वोकैबुलरी एनहांस करने का सबसे अच्छा तरीका है रीड करना। इंग्लिश न्यूज़ सुनो, इंग्लिश मूवीज़ देखो और उसके साथ साथ रीड करो। क्योंकि अगर मैंने यहाँ तो मैं बता दिया कि ये XYZ एक वर्ड है और आपसे बोला कि इसको लर्न कर लो और यूज़ करो, तो वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर तो वो पढ़ाई जैसे ही हो जाएगा ना। जब आप किसी से बात करते हो, न्यूज़पेपर को रीड करते हो, बुक को रीड करते हो या कोई सीरीज़, वेब सीरीज़ ही देख लेते हो, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है आप उसे फटाक से निकाल के गूगल करते हो और गूगल करके क्या देखते हो कि अच्छा इसका मतलब ये है, मतलब कि आप उस कहानी में उस वर्ड से रिलेट कर पाते हो व्हेन यू नो द मीनिंग। तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगी लर्न करने में, क्योंकि उससे आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग बताने के लिए हूँ। इस चैप्टर में, मतलब इस लेसन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी कॉमन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमन कन्फ्यूजन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि उनकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, बट वो ऐसी ही छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस कोर्स को आपको कंप्लीटली एंजॉय करना है और समझना है कि आप अपनी इंग्लिश में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा एप्लीकेशन, जो कि है स्टेप अप एकेडमी, और आपको वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एंड मोर ओवर, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आप वहाँ पर अवेल कर सकते हैं। एंड माय फेवरेट वन इज रेफर करके अर्न करना। यू लाइक द एप्लीकेशन, उसे आप शेयर कीजिए, रेफर कीजिए, और जब वो आपका फ्रेंड उसमें लॉगिन करेगा और यूज़ करेगा उस एप्लीकेशन को, देन यू विल अर्न पॉइंट्स बाय दैट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट जो पार्ट है कॉमन कन्फ्यूजन्स का। कॉमन कन्फ्यूजन्स पार्ट 1। यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सेम ही लगते हैं, कई बार सुनने में भी सेम लगते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में जो एक डिफरेंस रहता है वो जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ट्रिकी हो सकता है। जैसे कि सामने वाले ने कोई ऐसा वर्ड बोला, ही इज़ माई सन। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर ये बोला गया है ही इज़ माई, अब मैं हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पे सन। अब ये जो सन है, ये सन कौन सा वाला है? हमारे पास दो सन होते हैं, SON और SUN। अब कोई आपका सूरज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, वो क्या होगा? आपका बेटा ही होगा। तो आपको ये तो पता चल जाएगा इस सेंटेंस के मतलब से कि यहाँ पर कौन सा वाला सन यूज़ हो रहा है, ये वाला सन यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे दो टाइप के सन होते हैं, एक सूरज और एक बेटा। ठीक है, अब वो दोनों का मीनिंग भी आपको पता है, और इस सेंटेंस में वो ये बोल रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, तो बेटा इज फॉर SON सन। तो ऐसे ही, ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ये कंफ्यूजन मैं यहाँ क्लियर करने नहीं आई हूँ, मैं बड़े इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन्स क्लियर करने के लिए हम इस लेसन में आए हैं। और ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर जहाँ सेंटेंस के मतलब से हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, क्योंकि लिखने में तो हम स्पेलिंग अलग दिख भी जाए, लेकिन बोलने में उसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो कंफ्यूजन है वो है देयर, देयर एंड देयर का। पहली चीज तो यहाँ पे जो होमोफोन्स होते हैं, ठीक है, होमोफोन्स, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? फोन का मतलब होता है साउंड। ठीक है, फोन जो है जिस भी लैंग्वेज से डिराइव किया है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है साउंड। ठीक है, और होमो का मतलब होता है सेम। तो होमोफोन्स का क्या मतलब बन गया? सेम साउंड। वो सारे वर्ड्स जिनका साउंड सिमिलर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स। जैसे हमारा सन और सन था, वो भी होमोफोन्स ही था। ठीक है, तो ये जो होमोफोन्स होते हैं इनमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एक होता है THERE, एक होता है THEIR और एक होता है ये। तो यार देखो, ये दोनों तो होमोफोन्स हैं, ये मैं बिल्कुल कह रही हूँ, पर इसमें ना लोगों को बस कंफ्यूजन इसलिए होती है, जैसे कि मैं कई बार मेंशन कर चुकी हूँ, कि जब आप किसी बहुत ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले इंसान से बात करते हो तो उसकी इंग्लिश आपको हमेशा अलग सुनाई देती है, क्योंकि आपको लगता है उसका एक एक्सेंट है।
है ना। वैसे ही व्हेन वी स्पीक इन हिंदी, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हमारा भी एक एक्सेंट है। जो दूसरे लोग होते हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं वो हमारे जैसे एक्सेंट में हिंदी नहीं बोल पाते हैं, एंड वही चीज़ इस चीज़ का भी एक्सप्लेनेशन है कि वो उनके जैसी इंग्लिश हम नहीं बोल पाएंगे। ये जो एक्सेंट का डिफरेंस है ना, इसके कारण प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस भी क्रिएट होता है। जैसे मैं ये एग्जाम्पल भी दे चुकी हूँ कि हम क्योंकि डेली इंग्लिश बोलते हैं, हम डेली हिंदी बोलते हैं, तो हम कुछ वर्ड्स को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी मेक इट क्या कर रही है, सो इट्स नॉट कर रही है, राइट, इट्स क्या कर रही है। सो व्हेन एनीबडी एल्स जो कि हिंदी नहीं बोलता है वो हमारी बात को रोज सुनेगा, अपन 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 सुनेगा, ना अपन इज नॉट इवन अ वर्ड। अपन के लिए करेक्ट वर्ड है हम, ठीक है, लेकिन हम अपन अपन करते रहते हैं, राइट, विच इज रॉन्ग। तो उस इंसान को हम क्या बताएंगे कि अपन और हम में क्या डिफरेंस है। बस वही जो स्पोकन में प्रॉब्लम आती है ना, वही उसी से ये आया है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है देयर, देयर, ठीक है, देयर। यहाँ पे देयर में थोड़ा सा गैप है, जैसे यहाँ पे देयर देयर है तो इसमें गैप नहीं है, इट्स देयर देयर। ये वाला देयर है, थोड़ा सा एक गैप आ रहा है दे और के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना भाई साहब, ये हमारे दे प्लस आर का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि आगे एक और ऐसी शॉर्ट फॉर्म आएगा, हम शॉर्ट फॉर्म्स भी जल्दी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो THERE होता है, जिन लोगों ने सारे जो लेसन्स हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स के वो बहुत ही अटेंटिवली और अच्छे बच्चे की तरह अटेंड किए हैं, उनको पता होगा कि THERE क्या होता है। THERE प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन का, इस प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, वहाँ, लुक देयर, वहाँ देखो, कम हियर, हियर होता है यहाँ, और जब हम देयर बोलेंगे तो वो जाएगा वहाँ, तो उसका मतलब होता है वहाँ, THERE देयर। तो ये प्रीपोजिशन में यूज होगा। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, देयर इज अ ट्री बिहाइंड द हाउस, वहाँ पर पेड़ के पीछे, घर के पीछे एक पेड़ है, ठीक है, वहाँ पर, देयर, ओके, ही इज स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ खड़ा हुआ है, लाइक दैट, ओके। THERE प्रीपोजिशन है, यानी कि हमको क्या पता चलती है, पोजीशन या लोकेशन, ठीक है। अब फिर से मैं वही चीज बोलूंगी, जिन लोगों ने थॉरली और अटेंटिवली सारे लेसन्स यहाँ पर अटेंड किए हैं स्पोकन इंग्लिश के, उनको ये भी पता होगा कि THEIR क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है। किस टाइप का प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन, इट इज अ पजेसिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है, ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, उनका, ठीक है, उनका। इस तरीके से, जैसे कि एग्जाम्पल है, आई सपोर्ट देयर ओपिनियन, मैं उनके ओपिनियन को सपोर्ट करती हूँ, है ना, उनके, कोई चीज बिलोंग करती है। यहाँ ओपिनियन और देयर के बीच में क्या रिलेशन है, उनका ओपिनियन है, पजेसिव है, ठीक है। इट इज देयर हाउस, ये घर उनका है, लाइक दैट, ओके। तो देयर का मतलब होता है उनका। तो अगर कहीं पर ऐसा यूज हो रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि वहां पे प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है देयर, पजेसिवनेस दिखा रहा है देयर, तो वो कौन सा देयर है, THEIR है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको लग रहा है कि पोजीशन या लोकेशन की बात हो रही है, कोई जगह की कहाँ पर वो चीज़ सिचुएटेड है, ही लिव्स देयर ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या होगा, जब पोजीशन लोकेशन आती है तो प्रीपोजिशन है, यानी कि THERE है। और जैसे कि मैंने कहा, दे अपॉस्ट्रोफी RE जो है वो शॉर्ट फॉर्म है ऑफ दे आर, ठीक है। तो ये जो दे आर होता है ना, दे आर प्लेइंग, उस दे आर प्लेइंग को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दे आर playing, which is completely fine, completely correct, ठीक है। they are को शॉर्ट में लिख सकते हो, they are here for the voting, they are here for the voting, वो वोटिंग के लिए आए हैं, they are here, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये लिखो चाहे ये लिखो, whatever you write, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, ओके। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमारा नेक्स्ट डाउट है बिल्कुल सिमिलर सा, योर और यू आर। तो ये तो भाई सबको पता होगा, जैसे कि इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था, ये क्या है, ये तो शॉर्ट फॉर्म अलग ही समझ में आ रहा है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, U + ARER, ठीक है, यूअर। तो बस वही योर और यूअर, ये डिफरेंस होता है, यूअर साउंड आ रहा है और यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है, योर, ठीक है। सो यहाँ पर मिक्सिंग अ पजेसिव, योर एंड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन या फिर शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे हम यहाँ इसे, कॉन्ट्रैक्शन UR। तो यहाँ पे क्या है, योर जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है, जिसका मतलब होता है तुम्हारा। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो योर शूज फॉर टुडे, क्या मैं तुम्हारे शूज बोरो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये शूज
जो नाउन है और योर के बीच में क्या है, एक रिलेशन है जो कि पजेसिवनेस का है। योर शूज, किसके शूज हैं, तुम्हारे शूज हैं, ठीक है, उसके हैं। तो हम योर और शूज के बीच में एक रिलेशन है, वो उसके पजेसिवनेस बता रही है, ओनरशिप बता रही है। ये शूज को ये बंदा जिसके लिए योर यूज हुआ है ना, वो ओन करता है। ओके तो ये योर हो गया। वैसे ही यू आर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, वही सेम पैटर्न है, दे आर वाला, दे आर प्लेइंग, वैसे यू आर प्लेइंग, यू आर सच अ नाइस पर्सन। ओके यू आर सच अ नाइस पर्सन। अब अगर इसकी जगह आप सिंपल यू आर सच अ नाइस पर्सन भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस वो फेसबुक चैटिंग वाली बातों की तरह ये मत लिख देना यू आर, वेरी रॉन्ग। यू नो व्हाट, चैटिंग एंड ऑल में स्लैंग्स बन जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स इस तरीके के बन जाते हैं, ठीक है। यू नो KNW लिख देते हैं, नॉट गुड। WAT वॉट लिख देते हैं। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन राइटिंग these words, बट क्या होता है ना कि चैटिंग हम डेली बेसिस पे करते हैं, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस दैट वी डू डेली, एंड व्हेन यू कीप ऑन राइटिंग दिस शॉर्ट फॉर्म्स अगेन एंड अगेन, तो आप ओरिजिनल स्पेलिंग्स, ओरिजिनल रूल्स सब कुछ भूल जाते हो, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। मूविंग अहेड वी हैव नेक्स्ट वन इज इट्स और इट इज। ये तो मैंने बहुत देखी है, लाइक अगर मैंने दुनिया में अभी तक जितने भी लोगों को इंग्लिश की मिस्टेक्स करते हुए देखी हैं, तो उसमें से मैंने 90% लोगों को ये वाली मिस्टेक करते हुए देखी है, बिकॉज पीपल डोंट नो द बेसिक डिफरेंस। दे थिंक कि एपॉस्ट्रोफी आप कहीं भी लगा देते हो। सबसे पहली चीज एपॉस्ट्रोफी के बारे में, एपॉस्ट्रोफी के बारे में सबसे पहली चीज होती है कि वो पजेसिवनेस में लगती है, ठीक है। सेकंड वो कॉन्ट्रैक्शन में लगती है। कॉन्ट्रैक्शन मैंने लास्ट स्लाइड में बताया क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि शॉर्ट फॉर्म। तो अगर वो चीज पजेसिव है यानी कि किसी नाउन के आगे बताना है, जैसे आपने ही का हिज कर दिया, तो ये तो समझ में आ गया, पजेसिव हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं, मेरा नाम लिखूं प्राची, और कोई चीज़ है जो मुझे बिलोंग करती है, प्राचीज क्लास लेट्स से, तो वहां पर आप मेरे नाम के बाद एपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाओगे और फिर ये पजेसिव बन जाएगा। इसके आगे मैं लिख दूंगी क्लास, तो हमारे बीच में क्या रिलेशन है, क्लास किसकी है, प्राची की है। क्लास को कौन ओन करता है, प्राची ओन करती है। इन दैट मैनर यहाँ पे हमने एपॉस्ट्रोफी यूज किया, फर्स्ट थिंग करेक्ट। सेकेंडली जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही आपने देखा होगा, जैसे आपने दे आर बोला तो दे के बाद एपॉस्ट्रोफी ARE, वैसे ही इट के बाद एपॉस्ट्रोफी S, इट्स, ठीक है। तो ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। इट इज यूज लाइक दैट। आगे समझ में, एपॉस्ट्रोफी इन दो जगहों के अलावा और कहीं भी यूज नहीं होती है। नहीं मतलब नहीं, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर पोसेसिव होगा, गॉट इट, तभी यूज होती है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इट्स और इट्स दोनों ही है। ये जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन है जिसका फुल फॉर्म है इट इज, और ये क्या है, इट्स। इट्स है यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है इट्स, यानी कि उसका, कोई नॉन लिविंग थिंग का या फिर कोई एनिमल का। हम इट किसके लिए यूज करते हैं, या तो एनिमल के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पर द कैट लिक्ड इट्स पॉ, तो कैट क्योंकि एनिमल है तो एनिमल के लिए हम ही शी यूज नहीं करते हैं। तो क्या होगा, एनिमल है तो लिक्ड इट्स पॉ, इट्स, ठीक है। किसका पॉ है, पॉ और इट के बीच में क्या रिलेशन है, इट प्रोनाउन इसके लिए यूज किया है, तो इट किसका पॉ है, इट का पॉ है। दैट इज हाउ द रिलेशनशिप इज बिल्ट ओवर हियर, इट्स पॉ, इसका पैर, ठीक है। उसके बाद में जब इट इज का है तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप ये ना लिखकर सिंपली इट इज भी लिख दोगे तो भी करेक्ट है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, इज इट क्लियर, इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो ये सिंपल सा है, जहां पे एपॉस्ट्रोफी लगा है वो शॉर्ट फॉर्म है, जहां पर ये लगा हुआ है ऐसा इट्स, तो वो क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ओके अब यार देखो, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको पहले से पता है कि इट अपने आप में, सिर्फ IT इट अपने आप में एक प्रोनाउन है, ठीक है, ये तो पता है। फिर आपको ये भी पता है कि अपने ही का हिज बना देते हो, ठीक है, शी का हर बना देते हो, बनाते हो कि नहीं बनाते हो, ठीक है, दे का देर बना देते हो। तो वैसे ही इट का भी तो कुछ बनेगा ना पोजेसिव, बस उसमें से एक ये है,
तो ये इनमें से एक कोई पोजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद में हमने देखा कि पोजेसिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी नहीं लगती है। एपोस्ट्रोफी कहाँ लगती है? पोजेसिव प्रोनाउन में नहीं लगती है, जब हम किसी नेम को पोजेसिव बनाते हैं तब लगती है, प्रोनाउन में नहीं लगती है। ठीक है, नाम के आगे लगेगी, नाउन के आगे लगेगी। ठीक है, नाउन को पोजेसिव बनाने के टाइम पे एपोस्ट्रोफी लगती है या फिर शॉर्ट फॉर्म के टाइम पे। तो अगर यहाँ एपोस्ट्रोफी है यानी कि ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है इट इज। ठीक है, कभी कभी इट हैज के लिए भी यूज हो जाता है, वो सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट फॉर्म कैसा है। जैसे कई बार आप देखेंगे इसी तरीके का शॉर्ट फॉर्म ही एपोस्ट्रोफी डी है, तो ही हैड भी हो सकता है, ही वुड भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द सिचुएशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है टू टू टू। अब भाई ये तो पक्के होमोफोन्स हैं, दीज आर लाइक लेजिट होमोफोन्स बिकॉज दिस साउंड एग्जैक्टली सेम। टू टू टू, ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डबल ओ आ रहा है तो वो साउंड थोड़ा सा एग्जैजरेट होके आ रहा है, नो, द साउंड इज अगेन सेम, सिंगल ओ हो चाहे डबल ओ हो। तो इसका जो एक फोनिक्स का एक्सप्लेनेशन है ना, वो ये है कि जब टू लेटर वर्ड में, मतलब इट्स नॉट एन एक्सप्लेनेशन जो कि आप गूगल पे मिल जाएगा, इट्स द वे आई अंडरस्टैंड थिंग्स, इट्स द वे वी एक्सप्लेन कि इसका साउंड ऐसा क्यों है। तो ये जो साउंड है ये एक्सटेंड हो रहा है क्योंकि ये लास्ट में आया है ऊ, वैसे ही यहाँ पर तो दो ऊ आ गए तो डबल ऊ हो गया। ठीक है, वैसे ही TWO2, तो सबके जो साउंड है वो एंड में ऊ आ रहे हैं। तो अब कंफ्यूजन कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, लेट्स सी सबके मीनिंग क्या है। जो TO2 है वो प्रीपोजिशन है, ये हम पढ़ चुके हैं। टू क्या बताता है हमको, बताओ? टू बताता है हमको कहीं पे हमें जाना है, वी आर गोइंग टू द पार्क जैसे बोलते हैं, है ना। तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में जो एक डिस्टेंस होता है, शी इज गोइंग टू द स्कूल, एक डेस्टिनेशन की बात बताता है। टू वो प्रीपोजिशन होता है। उसके बाद में TWO2 जो है ना वो एडवर्ब होता है। तो अब एडवर्ब हमने नहीं पढ़ा है, पर एडवर्ब मैं आपको बताती हूँ। एडवर्ब ना बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी क्वालिटी है। जैसे एडजेक्टिव हमने पढ़ा है, एडजेक्टिव नाउन की तारीफ कर देता है, लेकिन एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव सब की तारीफ कर देता है। टू का मतलब, एडवर्ब वो होता है जो हम बहुत ज्यादा लगाते हैं। गुड के आगे लगा दिया वेरी, वेरी गुड, गुड तो एडजेक्टिव है, अच्छा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, आई एम फीलिंग वीक, वीक तो क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे तो नाउन है, उसके आगे लगा दिया सो वीक, बहुत वीक। ठीक है, आई एम टायर्ड, टू टायर्ड टू वर्क, टू टायर्ड, बहुत टायर्ड। एडवर्ब को मान लो आप बड़ा चढ़ा के बात करता है, हर चीज को वो एग्जैजरेट बड़ा बना देता है। जैसे कि यहाँ पे वेरी बना दिया, वेरी भी एडवर्ब है, टू भी एडवर्ब है, सो भी एडवर्ब है। ठीक है, तो वो जो भी काम वहां हो रहा है, या तो तारीफ हो रही है या तो एक्शन हो रहा है, उन सब चीज़ों को वो क्या करेगा, बड़ा चढ़ा के बता देगा। ऐसे बता देगा कितना हो रहा है, बहुत हो रहा है, सर दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, वीक लग रहा है, बहुत वीक लग रहा है। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये एडवर्ब्स होते हैं। अब जैसे कि ये टू है, ये भी एक एडवर्ब है। इस टू का मतलब होता है इस और भी। ठीक है, कौन कौन जा रहा है, तुम भी जा रहे हो, आई एम गोइंग एज वेल जैसे बोलते हैं वैसे ही आई एम गोइंग टू। ठीक है, मैं भी जा रही हूं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, और तो होता ही है, उसके साथ एक भी होता है। इसका मतलब कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल ऐड कर रहा है ना, और ऐड कर रहा है, मैं और मैं जा रही हूँ वाले सेंस में। ठीक है, तो मैं भी जा रही हूँ। टू लास्ट आता है, टू जो तो नंबर है, आई डोंट थिंक सो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। TWO2 तो हमारा नंबर है 1 2 2 वाला। शी वेंट टू द स्टोर टू बाय 2 loaves ऑफ ब्रेड। ठीक है, वेंट टू द स्टोर यहाँ समझ में आ गया, क्या है, प्रीपोजिशन है। यहाँ पे टू, अब ये टू तो दूसरा प्रीपोजिशन है, जो कि ये प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे दूसरा काम कर रहा है, यहाँ पे इस वर्ब के साथ है कि खरीदने के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये जो टू है ये क्या कर रहा है, ये हमारा नंबर है, 2 loaves ऑफ ब्रेड। ही ड्रैंक टू मच कॉफी, बहुत ज्यादा कॉफी है ना, ज्यादा कॉफी पी ली। नाउ ही हैज अ हेडेक। लास्ट है, द ट्विंस ईच रिसीव्ड 2 presents फ्रॉम देयर बर्थडे टू, फॉर देयर बर्थडे टू, 2 presents फॉर देयर बर्थडे टू, उनके बर्थडे के लिए भी 2 presents उनको मिले। ठीक है, तो हमने देख लिया सबके एग्जाम्पल्स यहाँ पे, इसके भी और इसके भी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि TWO2 कहाँ पर लगाते हैं।
देन वर्सेस दैन, पहली चीज तो देन और दैन में मुझे सबसे ज्यादा जो लगता है गलतियां करते हैं लोग, वो प्रोनाउंसिएशन में करते हैं। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ए का जो साउंड होता है ना, वो ए बड़ा साउंड आता है ना, लिखते एप्पल, एरोप्लेन, है ना, ठीक है। AC, तो ए इट्स ए लाउडर साउंड, और ई का साउंड छोटा होता है। एलिफेंट, एग, बहुत ही छोटा सा साउंड है, मुंह भी ज्यादा नहीं खुलता है और आवाज भी ज्यादा नहीं निकालनी पड़ती है। तो बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ये होता है देन और ये होता है दैन, ठीक है। बेटर दैन, ओके, देन आई विल डू दिस। तो ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन लाउडर होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन लाइटर होता है, ठीक है, हल्का प्रोनाउंसिएशन होता है देन। इसके बाद क्या किया, देन आई वेंट टू द कॉफी शॉप। देन कितना छोटा सा है ना, जरा सा, देन को ज्यादा फोकस ही नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है सेंटेंस में। अब देन क्या होता है, ही इज टॉलर देन हिम। तो देन जब हम लगा रहे हैं तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजिशन पर उसको रख रहे हैं, ऐसा साउंड हो रहा है देन, ठीक है। इट इज बेटर देन द अर्लियर, तो मतलब हम बड़ी बात कर रहे हैं, तो उसका साउंड ही इतना लाउड है। चलो, अब मीनिंग क्या है दोनों की, देन और दैन में ये डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि यहाँ देख लो, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, देन आएगा। ये ट्रिक था, मतलब क्वेश्चन था, इसलिए इसको डिफरेंट कलर से लिखा हुआ था, फुल स्टॉप। देन शुड बी यूज टू इंडिकेट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और एक्शंस, ठीक है, दो चीजें या दो एक्शंस के बीच में कंपैरिजन के लिए हम देन यूज करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में भी देन यूज करते थे कंपैरेटिव डिग्री में, है ना, टॉलर देन, शॉर्टर देन, सैडर देन, बेटर देन, ऐसा। Then on the other hand is used to denote time sequence या consequence। time sequence और consequence मतलब then, what will you do then, उसके बाद क्या करोगे, then, है ना, वहाँ पे then यूज हो जाएगा। consequence जैसे कि then, फिर, जैसे my brother usually says this, मुझे कोई कहानी सुनाती है लाइक फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इट्स लाइक देन व्हाट हैपेंड, देन उस जगह पर देन यूज होता है, मतलब कि इसके बाद क्या हो रहा है, हम उसके लिए देन का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड देन शी वेंट टू बेड। तो ये टाइम दिखाया है कि उसने अपना काम किया, फिर वो बेड पर गई सोने के लिए। शी वुड प्रेफर टू ईट पिज्जा दैन सैलेड, यानी कि पिज्जा से ज्यादा वो सैलेड खाना प्रेफर करेगी। हमने कंपैरिजन में उस चीज को बोला है। आया समझ में देन और दैन का डिफरेंस, प्रोनाउंसिएशन भी समझना है। इफेक्ट एंड इफेक्ट, अब देखो ये भी सेम है, ई और ए का हल्का सा एक चेंज है, और चेंज ये है, ये होता है अफेक्ट और ये होता है इफेक्ट, ठीक है। ई का साउंड आ रहा है इफेक्ट और ये है अफेक्ट, अ का साउंड आ रहा है, ठीक है, अ का जो साउंड है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है ना, ये नाउन होता है और ये होता है वर्ब, ठीक है। अफेक्ट करना, अफेक्ट का मतलब होता है असर होना, उस चीज का असर का होना, और ये होता है सीधा असर, ठीक है, इन्फ्लुएंस, सीधा असर हो जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। द न्यू पॉलिसी विल ग्रेटली अफेक्ट द कंपनीज प्रॉफिट्स। तो ये क्या है, ये भाई साहब हमारे वर्ब है। तो यहाँ पर जो न्यू पॉलिसी है वो कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी, ठीक है, उसके ऊपर असर डालेगी, एक्शन बता रहा है ये। देखो इतना कितना इजी हो गया, मुझे अभी एक आइडिया आया इसको बताने के लिए। ए से चालू हो रहा है, ए फॉर एक्शन, ए फॉर एक्शन, ए फॉर अफेक्ट। तो जो अफेक्ट है, ए वाला अफेक्ट है, वो क्या है, एक्शन है, वो वर्ब है कि ये जो कंपनी की न्यू पॉलिसी है वो प्रॉफिट पर असर डालेगी। एक्शन को बता रहा है कि असर करेगी, असर करेगा। इस पूरे शब्द का मतलब ही असर करेगा या असर करेगी है, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू इफेक्ट, तो इफेक्ट होता है नाउन, कि इसका असर हो गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द मेडिसिन हैड अ पॉजिटिव अफेक्ट ऑन हर कंडीशन। तो ये जो हमारा हैड हो गया ना, ये यहाँ पे वर्ब आ गया है। तो अफेक्ट क्या है, असर की हुआ है, असर हुआ है का पार्ट इसने प्ले कर दिया, ये सिर्फ असर है, ये एक नाउन है, ठीक है। तो अगर उसका मेरे ऊपर बहुत असर रहा है, ठीक है, तो he had a lot of effect on me, तो वहां पे क्या हो जाएगा, असर की बात अगर हम सिर्फ कर रहे हैं तो अफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। और अफेक्ट अगर करना है तो उसको हम वर्ब की तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये तरीका बहुत इजी है याद करने का कि ए फॉर अफेक्ट और ए फॉर एक्शन, तो ये वर्ब हो जाएगा, और ये जो ई वाला अफेक्ट है ये नाउन है, संज्ञा की तरह यूज होगा। नेक्स्ट है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। तो ये वही है, एक होता है एक्सेप्ट और एक होता है एक्सेप्ट।
तो ये जो एक्सेप्ट है, साउंड में थोड़ा सा चेंज आ रहा है ना, एक एक्सेप्ट ए है क्योंकि, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिसीव करना, अग्री करना। मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, ये आ गया। लेकिन ये जो एक्सेप्ट होता है, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा और चीज़ क्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सेप्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ अग्री करते हैं, और एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा, अदर देन दिस, ठीक है। और कुछ है, इज देयर एनीथिंग एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा कुछ और है अदर देन दिस, राइट, लाइक दैट। और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो वही चीज़ है कि आई एक्सेप्ट यू विथ ओपन आर्म्स, मैं आपको ओपन आर्म से एक्सेप्ट करता हूँ। सो अगर हम सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे, विच विल बी आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू द पार्टी, विच मेक्स इट वेरी क्लियर कि यहाँ पर हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, हम किसी के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने ए वाला एक्सेप्ट यूज़ किया है। और वैसे ही एवरीवन इज गोइंग टू द कॉन्सर्ट एक्सेप्ट फॉर मी, मेरे अलावा सब लोग, ठीक है। अदर देन दिस से के साथ साथ ही सिर्फ दिस तो नॉन लिविंग चीज़ों में यूज़ हो जाता है, जैसे कि, या फिर ऐसा थर्ड पर्सन में यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन की जगह भी यूज़ हो सकता है एक्सेप्ट, कि एक्सेप्ट मतलब मेरे अलावा जा रहे हैं। तो एक्सेप्ट जब हम ए वाला यूज़ करेंगे, यानी कि हम कुछ चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, है ना, उस चीज़ को हम ले रहे हैं अपने पास। और एक्सेप्ट ई वाला, ई एक्स वाला यूज़ करेंगे, तब क्या होगा, इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस। ओके, let's move ahead with our next one, which is lie and lay. Oh nice. lie और lay जो है, सबसे पहले तो अपने आप में यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो ये है कि ये जो lie है ये झूठ बोलने को भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है कि लाई इज ऑल्सो झूठ बोलना, तो ये होमोफोन्स है ना। लेकिन लाई और ले क्या होता है, लाई का दूसरा मीनिंग होता है पड़े रहना या लेट जाना वाला, लाई डाउन, जैसे हम कहते हैं ना कि आई यू नॉट फीलिंग वेल, लाई डाउन, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेट जाओ, तो इसका वो मीनिंग भी होता है, वो अलग होमोफोन्स हैं। लेकिन इसको और ले करने का मतलब होता है बिछाना। ओके, लाई इज लाइक एन ऑर्डर, कि आप किसी को बोल रहे हो लाई डाउन, या आई वॉन्ट टू लाई डाउन, मुझे लेटना है। लाई इज लेटना, और ले डाउन का मतलब होता है रख देना नीचे या बिछा देना, ठीक है। ले डाउन द कारपेट को बिछा दो, ठीक है। ले इट ऑन द टेबल, उसको टेबल पर रख दो, इस तरीके से हम ले को यूज करते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है, लाई जो होता है रिक्लाइन होता है, रिक्लाइन का मतलब वही कि लेट जाओ, और ले का मतलब होता है टू प्लेस, किसी चीज को रख दो, बिछा दो, रख दो, ठीक है, लगा दो, उस तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे सेंटेंसेस के मदद से हम डिफरेंस समझेंगे। क्या है, द कैट लाइक्स टू लाई इन द सन, कैट को आप रखोगे तो नहीं, ऐसा कैट को खुद को रखना पसंद है क्या, नहीं। इतना समझ लो कि इसका मतलब होता है रखना। ओह माय गॉड, सो मच ऑफ स्क्रिबलिंग, रखना। तो ये रखना जो होता है ना, ये किसी और के हाथ तो ही हो सकता है ना, हम खुद को तो कहीं रख नहीं सकते, फाइन। तो ये किसी थर्ड पर्सन के हाथ हो रहा है, सेकंड पर्सन के हाथ हो रहा है। और ये जो रिक्लाइन है ना, ये हम ऐसा बोलते हैं कि उसको लेटना था, ही वांटेड टू लाई डाउन, आई वांटेड टू लाई डाउन, तो हम एक चीज़ बता रहे हैं कि उस इंसान को ये काम करना था, तो इवेंचुअली वो एक्शन करने वाला वो ही होगा जिसको लेटना है। आया समझ में। तो द कैट लाइक्स टू लाई इन द सन, कैट को सन में लेटना पसंद है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, लाई। वैसे ही शी लेड द बुक ऑन द टेबल, अभी जो लेड है ना ये पास्ट है, ले का V2 फॉर्म है लेड, ठीक है। तो मतलब हमने बेसिकली यहाँ पे ले ही यूज किया है। शी लेड द बुक ऑन द टेबल, उसने बुक को टेबल पर रख दिया या बिछा दिया, बुक को ऐसे रख दिया। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, बहुत लंबे दिन के बाद मतलब बहुत थकने के बाद, आई जस्ट वॉन्ट टू लाई ऑन द काउच, मुझे काउच पर लेटना है। लेटने की जहां बात आती है तो क्या हो जाएगा, लाई, LIE लाई। ही लेज द ब्रिक्स केयरफुली टू बिल्ड द वॉल, देखो रखना, तो उसने ब्रिक्स को केयरफुली रखा, ले किया वॉल को बिल्ड करने के लिए। तो फिर रखने की बात जहां आ गई वहां पे क्या हो जाएगा, ले, ठीक है। ले द क्लॉथ, ले द बुक, ले द ब्रिक्स टू बिल्ड अ वॉल, ये सारी चीज़ें जहाँ रखने की बात हो रही है वहाँ ले आएगा, और जहाँ खुद से लेटने की बात हो रही है या ये बताने की बात हो रही है कि किसी को लेटना है, तो लेटना जो हो जाता है वो क्या होता है, लाई। एंड यू आर लाइंग जो हो जाता है वो झूठ वाला लाई होता है, वो इन दोनों से डिफरेंट है। क्या होता है ना कि इन दोनों का मतलब समहाउ रखना ही है। अब एक चीज़ है जो इंसान अपनी मर्जी से करता है, और दूसरी चीज़ है जो हम क्या करते हैं कि हम किसी से करवा रहे हैं या बता रहे हैं कि उसको यहाँ पर रख दो, कर दो। तो ये डिफरेंस है, लेकिन है दोनों का मतलब कहीं पर लेट जाना या कहीं पर रखा जाना, और इसलिए ये दोनों वर्ड्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं।
ओके फिर आता है हमारा फार्दर और फर्दर। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को तो इनके मतलब भी नहीं पता होंगे। फर्दर और फार्दर, फार्दर देखो सिंपल सा मैं बताती हूँ अंडरस्टैंडिंग। फार्दर जो बना है ना वो फार से बना है। फार यानी कि फार, दूर। नियर का ऑपोजिट जो होता है ना, नियर का ऑपोजिट क्या होता है? फार, है ना। नियर यानी कि पास, फार यानी कि दूर। फार से फारदर बनाया है तो उसका मतलब होता है फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, यानी कि ऐसा डिस्टेंस फिजिकली कितना है, मुझसे कोई चीज या कोई इंसान कितना दूर है वो हम फादर से पता लगाते हैं। लेकिन जब फर्दर की बात हो रही है तो फर्दर किसी वर्ड से बना नहीं है, फर्दर अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एडिशनल, यानी कि ऐड करते हुए। जैसे हम कभी कभी जब एक लंबा पैराग्राफ लिखते हैं, मतलब एक लंबा पैसेज लिखते हैं और फिर उसमें हम पैराग्राफ बनाते हैं, तो हम आगे ऐसे बोलते हैं ना, उसके बाद, आफ्टर दिस, देन, जब हम यूज करते हैं तो उसमें कई बार हम हर सेंटेंस ऐसे तो यूज नहीं कर सकते ना, देन देन देन, बहुत ही अटपटा लगेगा। तो हम हर बार कोशिश करते हैं कि हम किसी नए शब्द से शुरुआत करें। एडिशनली भी बोलते हैं हम, एडिशनली मैंने यहाँ काम किया हुआ है, इसके आगे बढ़ते हुए। फर्दर जब हम बोलेंगे यानी कि आगे, फर्दर मतलब आप उस पूरे इंफॉर्मेशन में कुछ चीज ऐड कर रहे हो, ठीक है। या तो ये हो गया, या फिर वी हैव टू मूव अ लिटिल फार्दर, मतलब तो और दूर तक जाना है, वहां पर आपने डिस्टेंस की जहां बात आ गई वहां पर आपको फार्दर यूज करना है। जहां पर आपको इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, बात को ऐड करना है, कुछ चीज बात को बढ़ाना है, तो क्या बोलेंगे? फर्दर। जैसे कि आपने बहुत किसी चीज पे बहस कर ली अपने भाई से या अपने दोस्त से कि ये मुझे तो ये चीज नहीं पसंद, मुझे वो चीज नहीं पसंद, तो फिर आप क्या बोलोगे? आई डोंट वांट टू डिस्कस एनी फर्दर, मुझे इसके आगे और डिस्कस नहीं करना है, मतलब इस बात में और बातें ऐड नहीं करना है, और कॉन्वर्सेशन को ऐड नहीं करना है, वहां पर आपने फर्दर यूज किया है। आया समझ में? जब आप ऐड कर रहे हो तो फर्दर, जब आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो फार्दर, ठीक है। सेंटेंसेस देख लेते हैं। द कैंप ग्राउंड इज फार्दर अवे देन आई थॉट, उससे भी ज्यादा दूर है जितना मैंने सोचा था। और फिर हमने यहाँ पे देन यूज किया है ना, यानी कि फार्दर अवे, उससे भी ज्यादा दूर है। किससे ज्यादा दूर है? जितना मैंने सोचा था, देन आई थॉट। He can throw the ball farther than anyone else on the team. जरूरी नहीं है कि आप farther के साथ than यूज करना कंपलसरी है, ये तो इत्तेफाक है कि दो ऐसे सेंटेंस आ गए हैं जिसमें than आया है, लेकिन you can just use farther. He lives a little bit farther than me, ठीक है, farther to me, कि वो मुझसे ज्यादा दूर रहता है। तो farther है यानी कि उससे ज्यादा, मतलब टीम में कोई भी ऐसा नहीं है जो इतने दूर तक, इतना फारदर बॉल को फेंक सके। फिर आता है वी नीड टू कंडक्ट फर्दर रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, यानी कि इस टॉपिक पर हमको और भी एडिशनल रिसर्च और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो हमने क्या यूज किया है? फर्दर, आगे बढ़ाना है किसी चीज को। आई विल प्रोवाइड फर्दर इंस्ट्रक्शंस वंस आई रिसीव मोर इन्फॉर्मेशन, जब मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वंस का मतलब होता है एक बार, ठीक है। तो एक बार जब मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, थोड़ी और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आई विल प्रोवाइड फर्दर इंस्ट्रक्शंस, आगे के इंस्ट्रक्शंस मैं बता दूंगा। आगे के बढ़ाते हुए इन जगहों पर हम फर्दर को यूज करते हैं। ओके, आगे समझ में फर्दर और फादर। देन कम्स गुड एंड वेल। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि भाई वेल एंड गुड जब हम बोलते हैं ना, कैसे हो भाई? वेल एंड गुड, तो ऐसा लगता है कि यार वेल और गुड सेम ही चीज़ है, आप बस उस चीज़ को बढ़ा के बोल रहे हो, एग्जैजरेट करके बोल रहे हो कि हाँ बहुत ही ज़्यादा चंगा है सब कुछ, वेल एंड गुड है, ठीक है। पर थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे कि गुड जो है ना उसको हम एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वेल, बल्कि वेल एडवर्ब है और गुड क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट तो बताना है ना। तो गुड को हम भी कैसे यूज करने लग गए हैं? एडवर्ब की तरह। अब जबकि मैंने आपको एडवर्ब बताया हुआ है कि एडवर्ब हर चीज की बात को, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। एडवर्ब ये भी ऐसी समझ लो, ऐड करता है वो, ठीक है, ऐड करता है वो। हर चीज की तारीफ हो रही है तो वो बढ़ा के तारीफ कर देगा। कार चल रही है तो वो बोलेगा और तेज चल रही है, उस तरीके से, ठीक है। वो उस एक्शन की इंटेंसिटी को या उसके फीलिंग को इंक्रीज कर देगा, ऐड कर देगा। अब गुड इज एन एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स, पता है, गुड गर्ल, गुड पेन, गुड मूवी, कुछ भी हो जाए। गुड फूड, गुड जो है वो एडजेक्टिव है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, जबकि वेल जो है वो एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वर्ब के लिए यूज होता है,
ठीक है। यू रैन वेल, कैसे भागे तुम, अच्छा भागे। यू रैन गुड नहीं बोलेंगे, यू रैन वेल बोलेंगे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इवन आई यूज्ड टू डू दिस मिस्टेक जब मैं स्कूल में थी, तो मुझे मेरे टीचर ने भी इस चीज़ को टोका था, एंड दैट इज द ओनली रीजन आई हैव एडेड दिस स्लाइड इन द होल लेसन कि गुड और वेल का हमें यहाँ पर डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या होता है, यू रैन गुड नहीं, यू रैन वेल होता है। ये चीज़ डिस्क्राइब करती है वर्ब को, ना कि नाउन को, और गुड कभी भी वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है। शी इज अ गुड स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, ये एक नाउन है, एक नाउन है और ये एक एडजेक्टिव है। दिस केक टेस्ट रियली गुड, ठीक है। तो ये प्रेडिकेटिव, मतलब जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पास हो। कई बार क्या होता है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन से थोड़ा सा दूर रहता है पर होता उसी सेंटेंस में है, ठीक है। तो यू कुक रियली गुड फूड, जैसे यहाँ पर है, तो फूड रियली गुड फूड, तो वहाँ पे तो फूड एंड में चला गया, ओके, बट द फूड वॉज वेरी टेस्टी, तो यहाँ पर टेस्टी पीछे चला गया लेकिन फूड तो आ गई है, बट टेस्टी फिर भी फूड को ही डिस्क्राइब कर रहा है। वैसे यहाँ पर दिस केक टेस्ट रियली गुड, तो गुड जो हमारा एडजेक्टिव है और अब उसका नाउन क्या है, दिस केक। शी प्लेज द पियानो वेरी वेल, तो यहाँ पे कैसा पियानो बजाती है, वेरी वेल, बहुत अच्छा बजाती है। तो ये जो प्लेज वर्ब है इसके बारे में कौन बता रहा है, वेल बता रहा है, ठीक है। जो एक्शन हो रहा है ना आपका, उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड वेल, और इसलिए वो क्या है, एडवर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब, ठीक है। He speaks English well, very well भी बोल सकते थे या really well भी बोल सकते थे। He speaks English well, तो यहाँ पर जो speaks है, जो हमारा एक्शन है, उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा एडवर्ब वेल। तो इस तरीके के और सेंटेंसेस जो गुड और वेल के आप बना सकते हैं वो आप बना के बिल्कुल भेजिए, हम देखते हैं कि कैसा होता है। और इसी के साथ हमारा कॉमन कन्फ्यूजन्स पार्ट 1 खत्म होता है। आई नो इट वॉज ए लेंदी वन, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं सिर्फ 10 कन्फ्यूजन्स को इतना टाइम लूंगी, बट येस इट वॉज इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड पार्ट है कॉमन कन्फ्यूजन्स का, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ते हैं लेकिन उनको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।